कल्पना कीजिए एक सुपर कंप्यूटर की। मतलब एक ऐसा कंप्यूटर जो किसी क्रिकेट मैच के पूरे 10,000 सिमुलेशन चलाता है। 10,000 सिमुलेशन। हाँ, और उन 10,000 नतीजों में से ना 9,500 बार एक ही टीम हारती है। तो गणित के हिसाब से या कह ले विज्ञान के नजरिए से वो नतीजा तो एकदम तय माना जाता है। बिल्कुल, डेटा तो यही कहेगा। लेकिन आज हम इस डीप डाइव में क्रिकेट की पिच पर हुई उस 1% की तकनीकी खामी या कह लें उस ग्लिच की बात करने वाले हैं जिसने सारे प्रिडिक्टिव मॉडल्स को पूरी तरह से तबाह कर दिया। सही कहा आपने। आईपीएल 2026 के 15वें मैच में ईडन गार्डन्स के मैदान पर जो हुआ ना, उसे अब इतिहास में द ग्रेट ईडन गार्डन्स हाइस्ट यानी एक ऐतिहासिक डकैती के रूप में जाना जाता है। तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखिए, ऐतिहासिक डकैती कहना कोई अतिशोक्ति नहीं है। आज हमारे पास इस विस्तृत चर्चा के लिए जो सोर्स मटेरियल और एनालिटिक्स रिपोर्ट मौजूद है ना, उसे देखकर कोई भी चकरा जाए। सच में। हाँ, मतलब हमारे पास पिच के थर्मोडायनामिक्स से लेकर बॉल बाय बॉल इम्पैक्ट मैट्रिक्स तक सब कुछ है। और दिलचस्प बात यह है कि मैच के एक बिंदु पर विन प्रोबेबिलिटी डायल साफ साफ कह रहा था कि कोलकाता नाइट राइडर्स की जीत की संभावना 95% है। अरे बाप रे, 95%! तो हमारा आज का मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि लखनऊ सुपर जायंट्स ने जीत कैसे हासिल की, बल्कि हमें ये डिकोड करना है कि कैसे, मतलब जब मशीनें किसी चीज को खारिज कर देती हैं तब इंसानी जिद उस पूरी स्क्रिप्ट को पलट देती है। तो शुरुआत करते हैं उस बिसात से जो ईडन गार्डन्स में बिछाई गई थी। हाँ, टॉस से शुरुआत करते हैं। लखनऊ ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। आमतौर पर इसके पीछे ओस का फैक्टर होता है ना कि बाद में गेंद गीली होगी, लेकिन ईडन गार्डन्स की पिच तो एक अलग ही पहेली थी। बिल्कुल, और यहीं से ना डेटा और जमीनी हकीकत का टकराव शुरू होता है। आंकड़ों के हिसाब से तो ये एक बहुत ही बेहतरीन बैटिंग पिच थी। मतलब आउटफील्ड एकदम बिजली की तरह तेज। हाँ, कलकत्ता में ऐसा ही होता है। लेकिन हकीकत कुछ और थी। पिच के एक तरफ की सतह बेहद सूखी थी। इसका भौतिक विज्ञान ये है कि जब गेंद उस सूखी सतह पर टप्पा खाती है ना, तो वो बल्ले पर फिसल कर नहीं आती। वो थोड़ा रुक कर आती है ना? एकदम सही, वो ग्रिप होकर रुकती है, जिससे बल्लेबाज की टाइमिंग बिगड़ जाती है। हाँ। लखनऊ के कप्तान ने इसी सूखी सतह का फायदा उठाने के लिए पहले गेंदबाजी चुनी थी। लेकिन केकेआर ने जिस तरह शुरुआत की वो तो मतलब बहुत ही चौंकाने वाला था। पावर प्ले में 56 रन पर 1 विकेट। फिन एलन जल्दी आउट हो गए थे। हाँ, वो सिर्फ 9 रन पर आउट हुए, लेकिन फिर अजिंक्य रहाणे और अंकुश रघुवंशी ने क्या सधी हुई साझेदारी की। रहाणे के 41 और रघुवंशी के 45 रनों ने 84 रन की साझेदारी खड़ी कर दी, वो भी बहुत सूझबूझ के साथ। अगर मैं इसे एक एनालॉजी दूं ना, तो ये एक स्प्रिंग की तरह था। मतलब दोनों बल्लेबाज उस स्प्रिंग को धीरे धीरे दबा रहे थे ताकि बाद में डेथ ओवर्स में पूरी ताकत से उसे खोला जा सके। यहाँ मैं थोड़ा असहमत हूँ। अच्छा, क्यों? देखिए, ये सिर्फ एक प्राकृतिक स्प्रिंग नहीं था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि लखनऊ के स्पिनर्स ने उन्हें ऐसा करने पर मजबूर किया था। मतलब उन्होंने रनों पर ब्रेक लगा दिया था। बिल्कुल, 7वें से 15वें ओवर के बीच सिद्धार्थ और दिवेश राठी ने मिडिल ओवर्स को पूरी तरह से कस दिया था। राठी ने तो 25 रन देकर 1 विकेट लिया और रन रेट 6.55 पर आ गिरा। ओह, तो बल्लेबाज खुद नहीं रुक रहे थे? नहीं, सूखी पिच पर गेंद टर्न हो रही थी। बल्लेबाज बड़ा शॉट खेलने का जोखिम ही नहीं ले पा रहे थे। स्प्रिंग को उन्होंने नहीं, बल्कि लखनऊ के गेंदबाजों ने दबाया था। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है, लेकिन जब वो स्प्रिंग खुला ना, तो जो ऊर्जा निकली उसने तो पूरी स्टेडियम को हिला दिया। डेथ ओवर्स की बात कर रही हैं आप? हाँ, डेथ ओवर्स का वो प्रहार। रोवमन पावेल और कैमरन ग्रीन ने सिर्फ 40 गेंदों में 70 रनों की नाबाद साझेदारी कर डाली। पावेल के 39 रन और ग्रीन के 32 रन। और वो भी नाबाद। आखिरी 5 ओवर में 66 रन बने थे। बिल्कुल, और ग्रीन ने तो 19वें ओवर में 87 मीटर का वो शानदार छक्का भी जड़ा था। लक्ष्य पहुंच गया 182 रन पर। लेकिन मेरा एक सवाल है यहाँ। हाँ, पूछे। ईडन गार्डन्स की तेज आउटफील्ड और सूखी पिच को देखते हुए क्या 181 का स्कोर वाकई एक सुरक्षित स्कोर था? मतलब क्या केकेआर को 15वें ओवर के बाद और ज्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए था? अगर हम इसे एनालिटिक्स के चश्मे से देखें ना, हाँ, तो 181 बहुत ही ठोस स्कोर था। हमारे डेटा मॉडल्स बताते हैं कि उस विशिष्ट सूखी पट्टी पर 181 रन बनाने वाली टीम के जीतने की संभावना 88% होती है। 88%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है।
हाँ, और केकेआर लगातार अपने पिछले 3 मैच हार चुकी थी, जिनमें से एक बारिश से रद्द भी हुआ था। तो उनका माइंडसेट अति आक्रामक होने के बजाय एक सुरक्षित स्कोर खड़ा करने का था। समझ गई। और उनकी इस रणनीति को शुरुआत में ही सही साबित कर दिया उनके इम्पैक्ट प्लेयर वैभव अरोड़ा ने। ओहो, वैभव अरोड़ा का वो स्पेल, वो तो मतलब किसी सदमे से कम नहीं था। 5वें ओवर में उनकी वो डबल स्ट्राइक, उसने तो रन-चेज की पूरी संरचना ही बिगाड़ दी थी। बिल्कुल। 5 ओवर के बाद स्कोर था 49 रन पर 2 विकेट। एडन मार्करम 22 रन बनाकर शॉर्ट बॉल ट्रैप में फंसे और मिचेल मार्श 15 रन पर बाउंसर पर विकेटकीपर को कैच दे बैठे। ये पूरी तरह से एक रणनीतिक चाल थी। लेकिन इम्पैक्ट प्लेयर का नियम किस तरह मैच के प्रेडिक्टिव मॉडल को बदल देता है। पहले तो 11 खिलाड़ी ही होते थे। ये बहुत गहरे स्तर पर बदलाव लाता है। इम्पैक्ट प्लेयर नियम से पहले एल्गोरिदम दोनों टीमों के 11 खिलाड़ियों के डेटाबेस पर विन प्रोबेबिलिटी निकालता था। लेकिन अब किसी भी क्षण एक ताजा स्पेशलिस्ट गेंदबाज आकर पूरे समीकरण को बदल सकता है। वैभव अरोड़ा ने ठीक वही किया। हाँ। हालांकि इसके तुरंत बाद आयुष बडोनी ने एक जबरदस्त काउंटर अटैक भी किया। हाँ, बडोनी की वो पारी 34 गेंदों में 54 रन, 7 चौके, 2 छक्के और 158 का स्ट्राइक रेट। नवदीप सैनी को लगातार 3 चौके मारना कमाल था। वो दबाव को वापस गेंदबाज पर डालना जानते थे। बडोनी का वो पलटवार शानदार था। लेकिन मैं सुनील नरेन के स्पेल को एक अजगर की जकड़ मानती हूँ। अजगर की जकड़, ये अच्छी तुलना है। हाँ, मतलब जो धीरे धीरे सामने वाले की सांसें रोक देता है। 4 ओवर में सिर्फ 13 रन, 14 डॉट बॉल्स और 1 विकेट। और वो विकेट भी मोहम्मद शमी का, जो आईपीएल इतिहास में नरेन का 200वां शिकार था। इस स्पिन चौक को समझना बहुत जरूरी है। नरेन सिर्फ गेंदबाजी नहीं करते, वो बल्लेबाज के दिमाग की वायरिंग के साथ खेलते हैं। वो कैसे? देखिए, 14 डॉट बॉल्स का मतलब है कि बल्लेबाज 14 बार गेंद को मारने का मन बनाता है और 14 बार उससे अपनी उस शारीरिक प्रतिक्रिया को रोकना पड़ता है। ओ, तो इससे मानसिक थकान होती होगी। बिल्कुल, इससे जो मानसिक थकान पैदा होती है वो विकेट गिरने का असली कारण बनती है। इसी वजह से 13वें ओवर में अनुकूल रॉय ने समत को आउट किया और 15वें में सेट बल्लेबाज बडोनी भी आउट हो गए। और नरेन का वो 16वां ओवर तो लगभग मेडन ही था। हाँ, स्पिनर्स ने लखनऊ के मध्यक्रम को पूरी तरह खामोश कर दिया था। और यहीं आता है मैच का टर्निंग पॉइंट। 17 ओवर के बाद लखनऊ का स्कोर था 139 रन पर 7 विकेट। जीत के लिए 18 गेंदों में 43 रन चाहिए थे। और केकेआर की विन प्रोबेबिलिटी 95% हो गई थी। पंत 10 रन पर और पूरन 13 रन पर आउट हो चुके थे। यहाँ पर बात वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है। बिल्कुल। जब डेटा कह रहा है कि जीतने के चांस 95% हैं और क्रीज पर एक अनकैप्ड खिलाड़ी और एक पुछल्ला बल्लेबाज है, तो क्या ऐसे में मॉडर्न क्रिकेट एनालिटिक्स मैच को ओवर मान लेते हैं? क्या डेटा मानवीय जिद को पढ़ नहीं पाता? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यहीं पर मॉडर्न क्रिकेट एनालिटिक्स की सबसे बड़ी सीमा उजागर होती है। मतलब मशीनें यहाँ फेल हो जाती हैं? हाँ, जब डेटा कहता है कि जीत की संभावना 95% है, तो वो पिछले 10,000 मैचों के इतिहास के आधार पर कह रहा होता है। ऐतिहासिक डेटा के आधार पर। लेकिन इतिहास में ये दर्ज नहीं था कि जब क्रीज पर मुकुल चौधरी जैसा अनकैप्ड खिलाड़ी और आवेश खान जैसा पुछल्ला बल्लेबाज हो तो उनका फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स क्या होगा। सही बात है। मशीनें उस मानवीय पहलू को नहीं पढ़ पाती, जिसे हम कहते हैं खोने का कोई डर न होना। मुकुल चौधरी ठीक उसी कोरी स्लेट की तरह क्रीज पर थे। मैं तो मुकुल की स्थिति की तुलना किसी हॉलीवुड थ्रिलर के अंडरडॉग हीरो से करूंगी, जिससे किसी को कोई उम्मीद नहीं होती, लेकिन वो अकेले ही पूरी सेना को तबाह कर देता है। ये तुलना एकदम सटीक है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से मुकुल ने जो छक्का जड़ा ना, वो सिर्फ एक शॉट नहीं था। हाँ, वो तो MS धोनी के हेलीकॉप्टर शॉट की याद दिलाता था। बिल्कुल। फाफ डुप्लेसिस ने कमेंट्री बॉक्स से कहा भी था, MS धोनी, ईट योर हार्ट आउट। क्या बात है। मुकुल के उस शॉट में कलाइयों का इतना बेहतरीन इस्तेमाल था। पैरों का मूवमेंट न के बराबर, लेकिन दबाव में रहकर जो सटीक कैलकुलेशन उन्होंने की, वो अद्भुत थी। और फिर आया वो 19वां ओवर। कैमरून ग्रीन गेंदबाजी कर रहे थे। जीत के लिए 12 गेंदों में 30 रन चाहिए थे। उस ओवर में पूरे 14 रन आए। हाँ, मुकुल ने शॉर्ट बॉल पर स्क्वायर लेग के ऊपर से फ्लैट छक्का मारा, फिर विकेट कीपर के ऊपर से चौका और मिड विकेट के ऊपर से एक मैसिव 6। मैच केकेआर के हाथों से फिसलने लगा था। मोमेंटम पूरी तरह शिफ्ट हो गया था। तो मेरा सवाल ये है, इस सब का असल मतलब क्या है?
कैमरून ग्रीन जैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का गेंदबाज क्या एक अनकैप्ड खिलाड़ी के सामने नर्वस हो गया था, या ये विशुद्ध रूप से मुकुल की जीनियस रिस्ट वर्क का कमाल था? देखिए, ये दोनों का मिश्रण था। जब कोई गेंदबाज अपने डेटा और तय मैचअप्स के अनुसार गेंद फेंकता है और बल्लेबाज कोई ऐसा शॉट खेल दे जो किताब में है ही नहीं, तो गेंदबाज की मसल मेमोरी हिल जाती है। ओह, तो ग्रीन का आत्मविश्वास डगमगा गया। हाँ, मुकुल एक अतार्किक खिलाड़ी की तरह खेल रहे थे जिसका कोई पैटर्न नहीं था। जब मुकुल ने विकेटकीपर के ऊपर से वो चौका मारा तो ग्रीन नर्वस हो गए और उन्होंने अपनी सटीक रणनीति खो दी। और इसके बाद हम पहुंचे द फाइनल काउंटडाउन में, आखिरी 6 गेंदों का तूफान। आखिरी ओवर का तनाव तो स्टेडियम में महसूस किया जा सकता था। गेंदबाज थे वैभव अरोड़ा। जीत के लिए 6 गेंदों में 14 रन की दरकार थी। पहली गेंद पर आवेश खान ने सिंगल लिया, अब 5 गेंदों में 13 रन चाहिए थे। हाँ, और फिर दूसरी गेंद मुकुल ने स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। अब 4 गेंदों में सिर्फ 7 रन चाहिए थे। लेकिन अरोड़ा ने शानदार वापसी की। तीसरी और चौथी गेंद पर उन्होंने सटीक यॉर्कर डाली। दोनों गेंदों पर मुकुल पूरी तरह बीट हुए। कोई रन नहीं, 2 डॉट बॉल्स। उस वक्त स्टेडियम में जो सांस रोक देने वाला सन्नाटा था ना, वो अकल्पनीय था। दबाव एकदम चरम पर था। अब 2 गेंदों में 7 रन चाहिए थे। तो ऐसे में 5वीं गेंद पर जो हुआ वो तो इतिहास बन गया। बिल्कुल। अरोड़ा से लेंथ में जरा सी चूक हुई और मुकुल ने कवर्स के ऊपर से एक शानदार छक्का मार दिया। अरे वाह! और इसी के साथ 26 गेंदों में उनकी नाबाद 50 पूरी हो गई। अब समीकरण था 1 गेंद में 1 रन। छठी गेंद अरोड़ा ने शॉट डाली, मुकुल बीट हुए, शॉट नहीं लगा, लेकिन विकेटकीपर से भी चूक हो गई। हाँ, गेंद छिटक गई और बाई का 1 रन दौड़ लिया गया। इसी के साथ लखनऊ की ऐतिहासिक जीत। मुकुल ने 26 गेंदों में 192.3 के स्ट्राइक रेट से नाबाद 50 रन बनाए। 18 गेंदों में 40 रनों की साझेदारी हुई, जिसमें सारे रन मुकुल के थे। ये एक असाधारण प्रदर्शन था। लेकिन वो आखिरी गेंद पर 22 के रन से जीतना, क्या ये सिर्फ केकेआर का दुर्भाग्य और लखनऊ का लक था, या ये उस 5वीं गेंद के छक्के का साइकोलॉजिकल डैमेज था जिसने विकेटकीपर से भी गलती करवा दी? मैं इसे साइकोलॉजिकल डैमेज ही कहूंगा। खेल मनोविज्ञान में इसे हैंगओवर इफेक्ट कहते हैं। हैंगओवर इफेक्ट? हाँ, 5वीं गेंद पर जो छक्का पड़ा था ना, विकेटकीपर का दिमाग अभी भी उस झटके को प्रोसेस कर रहा था। उनका नर्वस सिस्टम कॉग्निटिव ओवरलोड का शिकार हो गया था, जिससे आखिरी गेंद पर उनकी प्रतिक्रिया धीमी हो गई। मतलब मुकुल ने सिर्फ बल्लेबाजी नहीं की, उन्होंने सामने वाली टीम का दिमाग ही हैक कर लिया था। बिल्कुल सही कहा। अगर हम इसके परिणाम देखें तो खराब शुरुआत के बावजूद मिडिल और लोअर ऑर्डर के दम पर ये लखनऊ के लगातार दूसरी जीत थी। और केकेआर के लिए ये लगातार चौथी निराशा थी। सुनील नरेन का ऐतिहासिक स्पेल और अच्छा स्कोर होने के बावजूद वो मैच फिनिश नहीं कर पाए। अगर हम इस पूरी घटना को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़े ना, तो ये एक बहुत बड़ा सबक है। वो कैसे? कई बार हमारी जिंदगी या किसी प्रोजेक्ट की विन प्रोबेबिलिटी सिर्फ 5% दिख रही होती है। बिल्कुल। लेकिन मुकुल चौधरी की तरह अगर हम कैलकुलेटेड रिस्क लें और शांत दिमाग रखें, तो हम भी वो हारी हुई बाजी जीत सकते हैं। क्या बात कही है आपने। तो इस पूरी चर्चा के अंत में मैं एक गहरे सवाल के साथ इस डीप डाइव को खत्म करना चाहूंगी। जी बताइए। आज के T20 क्रिकेट में हम इम्पैक्ट मैट्रिक्स, मैचअप्स और विन प्रोबेबिलिटी डायल्स पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं, लेकिन मुकुल चौधरी की इस पारी ने एक सवाल छोड़ दिया है। क्या डेटा एनालिटिक्स कभी उस मानवीय जिद और जुनून को माप सकता है जो हार मानने से इनकार कर दे? ये सोचने वाली बात है। या फिर क्रिकेट के मैदान पर आज भी कैलकुलेटर से ज्यादा कलेजे की कीमत है? ये एक बहुत ही अहम सवाल खड़ा करता है।